नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक की सबसे पहली खबर सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित है। चावल को अधिक पोषण युक्त बनाने के लिए और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से इसके वितरण के लिए केंद्र प्रायोजित पायलट योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का संचालन खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा किया जा रहा है। ये योजना पोषण सुरक्षा में सुधार करने के लिए वर्ष 2019-20 से आरंभ होने वाली 3 वर्षों की अवधि के लिए अनुमोदित की गई है। इस पायलट योजना को लागू करने के लिए 15 राज्य सरकारों द्वारा अपने अपने जिलों की पहचान की गई है। फोर्टिफिकेशन एक प्रक्रिया है जो चावल, दूध और नमक जैसे मुख्य खाद्य पदार्थों के पोषक तत्वों को बढ़ाने के लिए आयरन, आयोडीन, जिंक, विटामिन ए और डी जैसे प्रमुख विटामिनों एवं खनिजों के समावेशन पर बल देती है। हालांकि ये पोषक तत्व प्रसंस्करण से पहले खाद्य पदार्थों में मूल रूप से मौजूद हो भी सकते हैं और नहीं भी। इसके माध्यम से जनसंख्या के एक बृहद हिस्से के स्वास्थ्य में एक साथ सुधार किया जा सकता है। इससे खाद्य पदार्थों की विशेषताओं जैसे कि स्वाद, आकृति आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्योंकि चावल 65% भारतीय लोगों का एक मुख्य आहार है, इसलिए चावल का फोर्टिफिकेशन व्यापक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। सरकार ने अपने विभिन्न खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम आदि के माध्यम से लगभग 800 मिलियन सुभेद्य लोगों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों तक पहुंच स्थापित की हुई है, जिसकी वजह से सरकार द्वारा चावल की अधिकतम खरीद की जाती है। NCAER के एक सर्वेक्षण के अनुसार सटीक पूर्वानुमान किसानों व मछुआरों को करोड़ों रुपए की बचत करने में सहयोग कर सकती है। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च यानी NCAER ने राष्ट्रीय मॉनसून मिशन और उच्च निष्पादन संगणन यानी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सुविधाओं के किसानों, पशुपालकों, मछुआरों पर पड़ने वाले आर्थिक प्रभावों का आकलन करने के लिए एक सर्वेक्षण जारी किया है। नेशनल मॉनसून मिशन को देश में मौसम पूर्वानुमान के लिए एक गतिशील पूर्व सूचना प्रणाली स्थापित करने और मॉनसून पूर्वानुमान कौशल में सुधार करने के उद्देश्य से आरंभ किया गया था। बेहतर मौसम पूर्वानुमान परिचालन के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सुविधाओं में 10 पेटाफ्लॉप की बढ़ोतरी की गई है। आइए अब जानते हैं इस सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्ष। इसके तहत 1000 करोड़ रुपए के प्रारंभिक निवेश के साथ नेशनल मॉनसून मिशन और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सुविधाओं के परिणाम स्वरूप आर्थिक लाभों में 50 गुना वृद्धि हुई है। इसके अलावा मौसम के मानकों पर आधारित कृषि पद्धतियां किसानों को उनकी क्षति को कम करने और उनकी आय बढ़ाने में सहायता करती है। मौसम आधारित समयबद्ध परामर्श पशुपालकों को उचित टीकाकरण, समय सारणी और चारा तथा अन्य पशुधन प्रबंधन प्रथाओं का अनुपालन करने में सहायता करता है। मत्स्यन के लिए महासागर राज्य पूर्वानुमान परामर्शों के आधार पर समुद्र में जाने का निर्णय परिचालन लागत को कम करते हुए मछुआरों की आजीविका को काफी प्रभावित करता है। मौसम की जानकारी की सटीकता ने समय के साथ इसकी पहुंच और उपयोग की आवृत्ति में सुधार किया है। अगली खबर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र से संबंधित है। 5G अवसंरचना के लिए बैकएंड तकनीक के परिनियोजन में देरी हो रही है। अधिकांश राज्यों और केंद्र के बीच महत्वपूर्ण टेलीकॉम अवसंरचना स्थापित करने की नीतियों में मतभेद होने की वजह से 5G तकनीक के कार्यान्वयन में देरी हो सकती है। आइए जानते हैं इसके समक्ष मौजूद चुनौतियां। इसमें प्रमुख चुनौती है मोबाइल टावर स्थापित करने और फाइबर केबल बिछाने के लिए राज्यों द्वारा कंपनियों पर आरोपित शुल्क। राज्यों में विभिन्न स्तरों जैसे नगरपालिका, पंचायत आदि पर कई नीतियां मौजूद हैं, जिनके कारण निचले स्तर पर दुविधा की स्थिति उत्पन्न होती है। केवल 18 राज्यों ने ही राइट ऑफ वे नीति के विकल्प का चयन किया है। देश में दूरसंचार अवसंरचना के विकास को सरल बनाने के लिए वर्ष 2016 में केंद्र सरकार ने राइट ऑफ वे नीति को प्रस्तुत किया था। ये टेलीकॉम टावरों को स्थापित करने, फाइबर केबल बिछाने, समयबद्ध तरीकों से विवादों को निपटाने और निजी फर्मों, राज्यों और स्थानीय निकायों के बीच समन्वय में सुधार करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है। क्योंकि भारत 5G सेवाओं को लॉन्च करने के लिए प्रयासरत है, इसलिए डेटा ट्रैफिक की मात्रा में और वृद्धि होने की संभावना है। इसलिए संचालकों के लिए ये आवश्यक हो गया है कि वे अपने टावर स्थलों तक फाइबर अवसंरचना का विस्तार करें। वर्ष 2018 की राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति के अनुसार 4G डेटा की बढ़ती मांग और 5G प्रौद्योगिकी के विकास के संदर्भ में देश भर के टावरों में फाइबर के उपयोग को वर्तमान के 31% से बढ़ाकर 60% तक करने की जरूरत है।
राजीव गांधी की हत्या के दोषी अभियुक्त की दया याचिका के पिछले 2 वर्षों से लंबित रहने पर उच्चतम न्यायालय ने नाराजगी व्यक्त की है। राजीव गांधी हत्याकांड मामले में दोषी करार दिए गए एजी पेरारीवलन की दया याचिका राज्यपाल के समक्ष 2 वर्षों से अधिक समय से लंबित है। वर्ष 2018 में तमिलनाडु सरकार के मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित किया था और इस मामले में सभी 7 अभियुक्तों की समय से पहले रिहाई के लिए तमिलनाडु के राज्यपाल से अनुशंसा की थी। उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई के दौरान ये स्पष्ट कर दिया है कि इस संदर्भ में न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 142 के तहत अपनी अधिकारिता का प्रयोग करना अनुचित होगा, क्योंकि क्षमा के लिए पेरारीवलन की याचिका पहले ही अनुच्छेद 161 के प्रावधानों के अधीन राज्यपाल के पास लंबित है। अनुच्छेद 142 उच्चतम न्यायालय को पूर्ण न्याय प्रदान करने के लिए किसी भी आदेश को जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है। राज्यपाल की क्षमादान करने की शक्ति अनुच्छेद 161 के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल को उस विषय संबंधी जिस विषय पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा या उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश में निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति होगी। आपको बता दें कि राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करना होता है। हालांकि राज्यपाल का निर्णय न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन होता है। राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति के विपरीत राज्यपाल मृत्युदंड की सजा को क्षमा नहीं कर सकता। एआरसीज को दिवालिया कंपनियों में समाधान आवेदक के रूप में शामिल करने के लिए सारफेसी अधिनियम में संशोधन किया जा सकता है। हाल ही में आरबीआई ने एयरसेल की समाधान योजना को इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया कि परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां यानी एआरसीज समाधान स्तर तक एक दिवालिया कंपनी में इक्विटी का अधिग्रहण नहीं कर सकती हैं। इसे दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता आईबीसी और सारफेसी अधिनियम के बीच इस संदर्भ में अधिकार संबंधी संघर्ष उत्पन्न हो गया है कि क्या एआरसीज दिवालिया कंपनियों के लिए बोली लगा सकती हैं या नहीं। एआरसी वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम यानी सारफेसी एक्ट के तहत एक पंजीकृत कंपनी है। ये एक विशेष प्रकार की वित्तीय व्यवस्था है जो बैंक की ऋणी कंपनियों से उनके ऋण का पारस्परिक रूप से सहमत मूल्य पर खरीद करती है और ऐसे ऋण या संबंधित प्रतिभूतियों को स्वयं अर्जित करने का प्रयास करती है। आरबीआई द्वारा एआरसीज को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के रूप में विनियमित किया जाता है। यद्यपि आईबीसी भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकृत एआरसीज को समाधान आवेदक के रूप में कार्य करने और समाधान योजना प्रस्तुत करने की विशिष्ट अनुमति प्रदान करती है। इसके बावजूद सारफेसी अधिनियम इस तथ्य पर मौन है कि क्या ऐसी फर्में ऐसा कर सकती हैं या नहीं। समाधान आवेदक यानी आरए का अर्थ है एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से समाधान वृत्तिक यानी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के समक्ष समाधान योजना प्रस्तुत करता है। आइए अब जानते हैं आईबीसी और सारफेसी अधिनियम में अंतर। आईबीसी समयबद्ध रूप से दिवाला समाधान प्रक्रिया और परिसमापन के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करती है। वहीं सारफेसी एक्ट बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को उन आवासीय या वाणिज्यिक संपत्तियों की प्रत्यक्ष नीलामी करने का अधिकार प्रदान करता है जो उधारकर्ताओं से ऋण की वसूली के लिए उनके पास गिरवी रखी गई होती है। आईबीसी का दायरा व्यापक है क्योंकि इसके तहत सभी प्रकार के लेनदारों जैसे वित्तीय और परिचालनात्मक, सुरक्षित एवं असुरक्षित दोनों को शामिल किया जाता है। वहीं सारफेसी एक्ट सुरक्षित लेनदारों को अपने सुरक्षा हितों को लागू करने के लिए सशक्त बनाता है। आईबीसी को भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के माध्यम से कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा विनियमित किया जाता है। वहीं सारफेसी एक्ट को वित्त मंत्रालय और आरबीआई द्वारा विनियमित किया जाता है। आईबीसी भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकृत एआरसीज को समाधान आवेदक के रूप में कार्य करने और समाधान योजना प्रस्तुत करने की विशिष्ट अनुमति प्रदान करती है। लेकिन सारफेसी एक्ट इस तथ्य पर मौन है कि क्या ऐसी फर्में ऐसा कर सकती हैं या नहीं। आइए अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों पर। अंतर संसदीय संघ आईपीयू। हाल ही में पुर्तगाल के दुतेर्ते पचेको का अंतर संसदीय संघ के नए अध्यक्ष के रूप में चयन किया गया है। आईपीयू राष्ट्रीय संसदों का एक वैश्विक संगठन है। ये संसदीय कूटनीति और संवाद के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। भारत सहित विश्व के 193 देशों में से 179 देशों की संसद इसके सदस्य के रूप में शामिल है। इसके अध्यक्ष का चुनाव शासी परिषद द्वारा गुप्त मतदान के माध्यम से 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए किया जाता है। सॉवरेन वेल्थ फंड।
बजट घोषणा के अनुसार केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अबू धाबी के सॉवरेन वेल्थ फंड मिक रेडवुड वन आरएससी लिमिटेड को आयकर छूट की अनुमति प्रदान की है। ये प्रथम विदेशी सॉवरेन वेल्थ फंड है जिसे बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए ब्याज, लाभांश और दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ से आय के मामले में 100% कर छूट प्रदान की गई है। सॉवरेन वेल्थ फंड एक राज्य के स्वामित्व वाली निवेश निधि होती है जो सरकार द्वारा सृजित धन से निर्मित होती है। सॉवरेन वेल्थ फंड को अक्सर देश के अधिशेष भंडार से प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF भारत का प्रथम सॉवरेन वेल्थ फंड है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी टू स्पीड ट्रेड सेटलमेंट सिस्टम की अनुमति दे सकता है। सेबी एक वैकल्पिक T+1 ट्रेड+1 डे निपटान प्रक्रिया की अनुमति प्रदान कर सकता है। ये एक ऐसा कदम है जो निवेशकों को ये तय करने का अवसर प्रदान करेगा कि क्या वे लेनदेन की तीव्र प्रक्रिया के माध्यम से या मौजूद T+2 प्रणाली द्वारा ही संपादित करना चाहते हैं। निपटान तिथि उस अवधि का प्रतिनिधित्व करती है जिस दौरान स्वामित्व स्थानांतरित किया जाता है। हालांकि तरलता में सुधार, दक्षता को बढ़ाने और जोखिम को कम करने के लिए सेबी निपटान प्रक्रिया को एक दिन आगे बढ़ाना चाहती है। सामान्य सेवा केंद्र ग्रामीण ई-स्टोर। सरकार के ग्रामीण ई कॉमर्स उपक्रम ने लगभग 100 करोड़ रुपए का कुल व्यापार और प्रारंभ करने के 8 माह के भीतर ही लगभग 100 करोड़ रुपए का कुल व्यापार और प्रारंभ होने के 8 महीने के भीतर ही लगभग 1 मिलियन का लेन देन संपन्न किया है। कॉमन सर्विस सेंटर ग्रामीण ई स्टोर कॉमन सर्विस सेंटर विशेष प्रयोजन वाहन द्वारा संचालित डिजिटल ऑर्डरिंग और उपभोक्ता के घर पर ही वस्तुओं की सुरक्षित डिलीवरी के लिए एक ई कॉमर्स पहल है। कॉमन सर्विस सेंटर ई ग्रामीण स्टोर द्वारा अपने परिचालन को आगे बढ़ाने के लिए बड़े ब्रांड्स और निजी क्षेत्र के ऋणदाताओं को भी शामिल किया गया है। कॉमन सर्विस सेंटर ग्रामीण ई स्टोर स्वयं सहायता समूहों, किसान, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों आदि जैसे स्थानीय विनिर्माताओं के साथ भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए वोकल फॉर लोकल पहल को बढ़ावा देता है। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए राज्यों को 2200 करोड़ रुपए का अनुदान। केंद्र सरकार ने इस धनराशि को 1 लाख से अधिक आबादी वाले 42 शहरों में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए स्वीकृत किया है। इस धन का उपयोग इन शहरों में वायु की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत किया जाएगा। हालांकि इस अनुदान के तहत दिल्ली को धनराशि प्रदान नहीं की जाएगी। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का लक्ष्य 100 से अधिक शहरों में कणिकीय पदार्थ 2.5 श्वसनीय प्रदूषण कणों की सांद्रता को वर्ष 2017 के स्तरों की तुलना में 20 से 30% तक कम करना है। ये धनराशि स्थानीय शहरी निकायों और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की क्षमता के निर्माण के लिए उपयोग की जाएगी। कोविड-19 श्री शक्ति चैलेंज। इस चैलेंज को अप्रैल 2020 में यूएन विमेन के सहयोग से MyGov द्वारा प्रारंभ किया गया है। यूएन विमेन संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है जो लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रति समर्पित है। इसका उद्देश्य महिला उद्यमिता और महिलाओं द्वारा संचालित उद्यमों का समर्थन करना और उनको बढ़ावा देना है। साथ ही बड़ी संख्या में महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों का समाधान करने वाले उद्यमों को आगे लाना है। इसके अंतर्गत प्रौद्योगिकी जैसे जैव सूचना विज्ञान, डेटा सेट, निदान के लिए ऐप्स आदि के क्षेत्र में समाधान प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले उद्यमियों और व्यक्तियों को कोरोना वायरस के विरुद्ध संघर्ष को मजबूत करने के लिए शामिल किया जा सकता है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।